हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका पुनिया। हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन सोइल यानी कि भारतीय मृदा। अब मिट्टी का निर्माण कितने भागों में किया गया है, भारत में किस स्टेट में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और भारतीय जो कृषि अनुसंधान केंद्र है उन्होंने भारत को कितनी मिट्टियों के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमारी बात रहेगी कि मृदा होती क्या है, सोइल फॉर्मेशन क्या है, यानी मिट्टी का निर्माण क्या होगा, मिट्टी है क्या। तो मिट्टी जो है वो जैविक, कार्बनिक, अकार्बनिक तत्वों के अपक्षय और अपर्दन के जो विलयन से जिस संरचना का निर्माण हुआ है, उस संरचना को, उस ढांचे को मृदा कहा जाता है या मिट्टी कहा जाता है। अब मिट्टी का निर्माण हुआ कैसे है, तो मिट्टी का निर्माण करने से मतलब जब होगा, उसके लिए हमें कुछ मेन जो प्रायोरिटीज हैं, हमारी मेन पर्टिकुलर कुछ चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत होगी। वो रहती हैं हमारी रॉक है, उसके बाद हमारा क्लाइमेट है, क्लाइमेट में हमारा जो है प्रेसिपिटेशन रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, और रिलीफ स्ट्रक्चर हमारा इसमें मेन पॉइंट रहता है। उसके बाद हमें देखना होता है कि टाइम पीरियड कितना बीतता है उसका। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मिट्टी की फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आइए देखते हैं कैसे जरूरी हैं। फर्स्ट रहेगा हमारा रॉक, यानी कि किसी भी स्थान पर अगर हमें मिट्टी का निर्माण देखना है तो पहले ये देखना होगा कि वहां का रॉक स्ट्रक्चर किस टाइप का है। अगर रॉक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सॉलिड फॉर्मेशन में है तो वहां पे मिट्टी का निर्माण कम होगा कंपैरिजन में सॉफ्ट रॉक स्ट्रक्चर के। क्योंकि जब हमने नदियों का मतलब ड्रेनेज सिस्टम किया था, नदियों के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने देखा था कि जहां से सॉफ्ट रॉक रॉक स्ट्रक्चर होता है, वहां से जब नदियां फ्लो करके जाती हैं तो अपर्दन अपने साथ वो करके लेके जाती हैं, यानी कि जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है उसको वो अपने साथ काट के बहा के ले जाती हैं, तो वहां से मिट्टी का निर्माण होता है। तो मेन पॉइंट है हमारा कि वहां पे रॉक किस टाइप की है। फिर सेकंड रहता है हमारा, जब मिट्टी का निर्माण होगा तो वहां पे हमारा रहेगा क्लाइमेट, यानी कि वहां की जलवायु किस टाइप की है। अब जलवायु का प्रभाव किसी भी मिट्टी पर कैसे पड़ेगा, जलवायु जो है मिट्टी से, और मिट्टी अगर हम देख लेते हैं किसी जगह की, जैसे अगर मरुस्थली मिट्टी हम देखें तो नॉर्मली भी हम ये बोल देते हैं कि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, और इंसोलेशन यानी कि सूर्य ताप यहाँ पे बहुत ज्यादा है, या सन रेडियंस यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये इंटर रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट हैं। जो हमारा जैसे बारिश है, बारिश की वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी मिट्टी होगी, या मिट्टी को देख के हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइप की हमें वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो ये तीनों ही कॉन्सेप्ट थोड़े इंटर रिलेटेड हैं। फिलहाल हमें करना है मृदा या हमारी जो इंडियन सोइल है उसके बारे में पढ़ना है। तो क्लाइमेट का इफेक्ट उस पर कैसे होगा। फर्स्ट रहेगा टेम्परेचर, सेकंड रहेगा हमारा रेनफॉल। टेम्परेचर जहां पे तापमान बहुत ज्यादा है वहां पे अलग मृदा हमें मिलेगी। जैसे एरिड सोइल जो है हमारी मरुस्थलीय मृदा जो है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है वहां पे, लेकिन प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा कम है वहां पे, तो वहां अलग मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद रेनफॉल। अब ऐसे स्थान भी हैं हमारे जहां पे मैक्सिमम बारिश होती है, यानी वर्ल्ड की बहुत ज्यादा जो बारिश है, मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो भी हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है हमारा मेघालय, वहां पे चिरापुंजी या मौसिनराम में हमें देखने को मिलता है। तो रेनफॉल जहां पे होगा, अगर रेनफॉल है तो वहां पे लैंडस्लाइडिंग होगी, लैंडस्लाइडिंग हो रही है तो वहां पे क्या है, चट्टानों में टूट फूट होगी, चट्टाने जब आपस में रगड़ खा के टूट फूट होगी तो उसके कारण जो है मिट्टी का निर्माण होगा। तो ये था हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट कि क्लाइमेट वहां पे कैसी है, वो भी हमारी सोइल को बनाने में एक अपना महत्वपूर्ण अहम योगदान रखती है। फिर क्लाइमेट के बाद है हमारा बायोटिक फिनोमिना। अब कोई स्थान जिसपे कौन से किस किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, या जैसे मनुष्य है वो वहां पे कितनी मतलब प्रतिक्रिया करता है। कोई ऐसा स्थान है जहां पे मनुष्य जाता ही नहीं है, वहां पे मिट्टी की संरचना अलग होती है, लेकिन कहीं पे जहां मनुष्य का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रहता है, जैसे हमारा जो है माइनिंग वाला पोर्शन आप ले लीजिए, तो वहां पे हमारे जो है मनुष्य की जो हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है, प्रकृति के साथ वो छेड़छाड़ करता है। तो उसमें क्या होता है, वो सुरंगे वगैरह बनाता है जिससे कि वो कोल या मतलब कोयला या फिर आयरन की मतलब खोद के निकालते हैं, तो वहां पे उसका हस्तक्षेप रहता है। सेकंड जो है हमारे जैसे चूहे हैं, वो भी कई बार मिट्टी को खोदने का काम करते हैं, आपने खेतों में देखा भी होगा, जमीन के नीचे से ही वो अपने मतलब बिल खोद खोद के उसको जो है
बिल्कुल थुथरा देते हैं या उसको एकदम से सॉफ्ट मटेरियल में चेंज कर देते हैं। तो बायोटिक फिनोमिना भी कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को बनने के लिए या उसका स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए प्रभावकारी तत्व रहता है। फिर है टाइम। अब टाइम इसको कैसे हेल्पफुल करता है मिट्टी को बनने के लिए, जैसे कि अगर मैं काली मिट्टी का कंसेप्ट आपको बताऊं तो उसमें क्या है, जब किसी स्थान पर किसी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, वहां पे लावा का लेयर टू लेयर बिछ गई, उसका जमाव वहां पे हो गया। अब ठंडा होने के बाद लगातार जब उसके ऊपर बारिश है और टेम्परेचर उसके ऊपर काम कर रहा है या रेनफॉल उसके ऊपर बार बार बढ़ रही है, दिन में जो है तापमान बहुत ज्यादा और फिर तापमान ज्यादा होने के बाद वहां पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा है, तो इस धीरे धीरे करके जो है इसकी फॉर्मेशन में जो बेसाल्टिक लावा का जो मेन एक स्थलखंड हमारे लिए तैयार हुआ था, वो क्या रहेगा कि पहले वो टुकड़ों में टूट जाएगा, उसके बाद वहां पे एक्सफोलिएशन अपक्षालन, यानी कि वो जो हमारी चट्टाने हैं उनके अंदर चटकन हमें अनुभव होगी। अब चटकन होगी तो उसके बाद वो और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहेगा। इस वजह से इस धीरे धीरे क्या करता रहेगा, वो और भी छोटे छोटे जब उसके कण बनते जाएंगे तो वो मिट्टी का एक फॉर्म में तैयार हो जाएगा। तो मतलब टाइम कि कितना ज्यादा लंबा टाइम लिया है, क्योंकि किसी भी स्तर की मृदा पर अगर आप देखें, काली मिट्टी ही नहीं, आप पर्वतीय मिट्टी भी आप इसमें ले सकते हैं या जलोढ़ मिट्टी भी आप इसमें देख सकते हैं। जैसे जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है उसकी जो परत है, वो परत के ऊपर परत लगातार बिछती रहती है। उसमें क्या है कि जब एक नई परत बिछी है तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कारगर या बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड का काम नहीं करती, लेकिन जब वो टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है तो फर्टिलिटी यानी कि वो पूर्णतः विकसित हो जाती है और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी या उपजाऊ होती है। तो टाइम पीरियड भी इसमें काम करता है। फिर हमारा मेन पॉइंट रहता है कि सोयल रिएक्शन कैसा रहता है। किसी स्थान पर अगर हमें पौधों की मतलब फसल या कोई खेती करनी है या कोई बागवानी ही करनी है, बेसिकली आप पौधा ले लीजिए, अगर किसी पौधे को हमें उगाना है तो हमें देखना होगा कि सोइल का रिएक्शन कैसा है, वो प्रभाव कैसा है उस मिट्टी का। अब प्रभाव में हम क्या देखेंगे कि मिट्टी का पीएच स्केल कितना रहता है। पीएच स्केल कितना रहेगा मिट्टी का, अगर मिट्टी का जो पीएच है वो 7 से कम है तो वो अम्लीय मिट्टी होती है, और अगर वो 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय मिट्टी होती है। यानी अगर क्षारीय ज्यादा है तो भी वो मिट्टी हमारे लिए उपयोगी नहीं होती, अगर बहुत ज्यादा अम्लीय है तो भी हमारे लिए उपयोगी नहीं होती। तो एक पौधे के लिए जो है हमें 6 से 0.7, 6 से 7.2, हाँ 6 से 7.2 तक का जो पीएच स्केल है वो किसी भी पौधे की वृद्धि या फिर किसी भी फसल को उगाने के लिए एक बहुत ही उचित पीएच स्केल होता है किसी भी सोइल का। तो इसे हम सोइल रिएक्शन कहेंगे कि वो अम्लीय प्रकृति की है, अम्लीय प्रकृति की है या क्षारीय प्रकृति की है। तो ये था हमारा सोइल रिएक्शन कैसा रहेगा। अब हमने देखा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होगा और मिट्टी को बनाने के लिए जो है उसके ऊपर कौन कौन से फिनोमिना, कौन कौन से एलिमेंट काम करेंगे। अब इसके साथ जो है हमारे जो इरोजनल एलिमेंट जो है हमारे, जैसे हवा है, उसके बाद जल है यानी कि नदियां हैं, उसके बाद ग्लेशियर्स हैं हमारे, और जो भी समुद्री तरंगे हैं, यानी कि जो भी इरोजनल एलिमेंट हैं हमारे, वो सभी के सभी मिट्टी को बनाने का काम करते हैं। अब जैसा कि हमें पढ़ना है इंडियन सोइल के बारे में, तो इंडियन सोइल के बारे में सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, इसको कितने भागों में बांटा था, वो हम देख लेते हैं। तो इंडियन सोइल भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र या परिषद, आप इसे बोल सकते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र या परिषद के अकॉर्डिंग 1986 में भारत को 8 मुख्य और 27 गौण भागों में विभाजित किया था। मिट्टी के आधार पर 8 मुख्य और 27 गौण। अब 8 मुख्य हमारे कौन से रहेंगे, वो है जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, उसके बाद लाल व पीली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, पीट मिट्टी है, उसके बाद हमारी जो है मरुस्थलीय मिट्टी है, फिर दलदली या फिर क्षारीय मिट्टी हमारी रहेगी। इसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर हमारी जो मिट्टी है वो
अपर्दन होके दूसरी जगह पे चली जाती है, या चट्टानों के ऊपर ही जिस चट्टान से उसका निर्माण हुआ है वो हमें वहीं पे देखने को मिलती है, या फिर ऐसी मिट्टी जहां पे केमिकल रिएक्शन से उस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो उसके आधार पर जो हमारी मिट्टी है उसको मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है वर्ल्ड लेवल पे। वो रहते हैं हमारे जोनल, अजोनल, इंट्राजोनल। अब जोनल मिट्टियां कौन सी हैं? ये मिट्टी, जोनल मिट्टियां वो मिट्टियां होती हैं जो अपने स्थान पर ही पाई जाती हैं, यानी कि जिस चट्टान से, जिस मदर रॉक स्ट्रक्चर से, पेरेंट रॉक से उसका निर्माण हुआ है वो उसी स्थान पर पाई जाती हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ये काली मिट्टी इसका बिल्कुल सुटेबल एग्जांपल रहेगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि काली मिट्टी जो है मोस्टली जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो कपास के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी मिट्टी है। तो उस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ है, और वो वहीं पे अपर्दन, अपक्षालन, एक्सफोलिएशन की वजह से टूट फूट के उसी जगह पे बिछ गई है। यानी कि जिस पेरेंट रॉक से उसका निर्माण हुआ है, जिस पेरेंट रॉक या मात्र सेल संरचना से इसका निर्माण हुआ है, वहीं पर टूट फूट के वहीं पे उसका सतर जो है बिछ जाता है, या वहीं पे वो मिट्टी पाई जाती है, वो है हमारी जोनल। फिर अजोनल जो मिट्टियां हैं हमारी, अजोनल मिट्टियां वो होती हैं जिसका निर्माण किसी दूसरी जगह पे हुआ था, लेकिन ट्रांसपोर्ट के द्वारा, यानी कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट एलिमेंट हैं, इरोजनल एलिमेंट है, जैसे अभी बताया था मैंने, विंड है या फिर हमारे जो रिवर है, उनके द्वारा वो एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये मिट्टियां रहेंगी हमारी जलोढ़, या फिर लोएस मिट्टी भी आप इन्हें बोल सकते हैं। लोएस के मैदान बेसिकली जो है चीन में पाए जाते हैं, यहाँ से हमारे जो इंडिया लेवल का है वहां से आप जलोढ़ समझ लीजिए। तो जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी है जिनका निर्माण दूसरे स्थान पर हुआ है, यानी कि अजोनल मिट्टियां जो हैं उसकी पेरेंट रॉक किसी दूसरे स्थान पर है, उनको काट छांट करके दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, वो मिट्टियां हैं अजोनल। अब जैसे जलोढ़ के बारे में हम पढ़ेंगे, तो जलोढ़ जो मिट्टियां हैं वो नदियों के द्वारा लाई जाती हैं। अब नदियां जहां से उनकी शुरुआत हुई है, नदी का उद्गम था, वहां से जब वो युवावस्था में बह के आई हैं, वहां से अपर्दन करके वो अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, मलबा लेके आती हैं। अब जो वहां पे जब वो अपना मुहाना बनाएंगी, आगे जाके जब वो मुहाना या डेल्टा बनाती हैं, जहां वो अपना अवसाद या मलबा बिछाएंगी, वो जलोढ़ मिट्टियां कहलाएंगी। तो अजोनल जो है पेरेंट रॉक उसकी कहीं और थी, बिछा कहीं और दी गई, तो वो है हमारी अजोनल या फिर जलोढ़ मिट्टी। थर्ड जो रहेगी हमारी वो है इंट्राजोनल। इंट्राजोनल जो है ऐसी मिट्टियां हैं, इन्हें आप दलदली या पीट मिट्टी आप इन्हें बोल सकते हैं। ये फर्टिलिटी में न के बराबर होती हैं। इनका पीएच जो सुटेबल मान होता है, जो पौधे की वृद्धि के लिए मैंने बताया आपको 6 से 7 के बीच में, वो इसमें नहीं पाया जाता। ये अविकसित मृदा होती हैं, और इनका निर्माण जो है वो रासायनिक यानी कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा इसका मतलब फॉर्मेशन बनती है। ये दलदली क्षेत्रों में, या मतलब जहां पे मैक्सिमम पानी की मात्रा जमा रहती है, यानी कि पानी का एक खड़ा सतर हमें देखने को मिलता है। जब हम इस मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, या फिर गुजरात में कच्छ का रण वाला जो क्वेश्चन बनेगा, वहां पे ये मिट्टियां होंगी। यानी कि इंट्राजोनल मिट्टियां वो मिट्टियां हैं जो अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय होती हैं, और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण, या ऑक्सीडेशन है, कार्बोनेशन है, उसके कारण इसका निर्माण होता है। तो अब जो हमारी इंडियन सोइल है या भारतीय मृदा है, उसको 8 मुख्य भागों में बांटा गया है, वो हमें देखना है। तो पहला रहेगा हमारा जलोढ़, फिर है पर्वतीय, फिर है काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, फिर है लाल व पीली मिट्टी, फिर है हमारी पीट मिट्टी या दलदली मिट्टी, फिर है क्षारीय मृदा, क्षारीय मिट्टी अब इसे बोल लीजिए, और फिर है हमारी मरुस्थलीय मिट्टी।
तो ये हमारी मेन मृदा है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1986 में भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है उनके द्वारा भारत को 8 मुख्य भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हमें पढ़ना है अब कि उसका निर्माण कैसे हुआ है और उनका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो फर्स्ट रहेगी हमारी जलोढ़ मिट्टी, जो भारत में सबसे ज्यादा परसेंटेज को कवर करके रखती है। अब जो जलोढ़ मिट्टी है वो हमारी अजोनल मिट्टी का उदाहरण रहेंगी, यानी कि इसका निर्माण कहीं और किसी और रोक से हुआ है लेकिन ये कहीं दूसरी जगह पे लाके बिछा दी गई हैं। तो जलोढ़ जो मिट्टियां हैं हमारी, ये नदियों के अवसाद, मतलब नदियों के साथ बहा के लाए गए अवसाद के जमाव के कारण या उसके फैलाव के कारण इन मिट्टियों का निर्माण होता है। अब जैसे कि हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत की जो मेन नदियां हैं, उत्तरी भारत की जो नदियां हैं हमारी उत्तरी मैदान की, वो है हमारी गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र रिवर। तो गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र का जो रीजन है, और ईस्टर्न मोस्ट की जो हमारी रिवर है वो है ब्रह्मपुत्र। तो गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र का जो रीजन रहेगा हमारा वो जलोढ़ मिट्टी के लिए रहेगा। ये ग्रीन से जो शेडिंग की है ये जलोढ़ मिट्टी के लिए है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पंजाब से और अरुणाचल प्रदेश तक हमें मेनली देखने को मिलता है। पंजाब से अरुणाचल प्रदेश या फिर सतलुज का जो मैदान है वहां से स्टार्ट करके और ब्रह्मपुत्र यानी कि असम और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का जो पोर्शन है वो हमारी जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आता है। अब जलोढ़ मिट्टी जो है अजोनल है, वो क्यों है? क्योंकि ये जो हमारी नदियां हैं गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र रिवर, इनका ओरिजिन पर्वतीय भागों से है, यानी कि हिमालय से इनका ओरिजिन है। तो वहां से हिमालयन चट्टानों को ये काट के अपने साथ बहा के लाती हैं और यहाँ पे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, यहाँ पे इनको फैला देती हैं या बिछा देती हैं। अब जब बाढ़ का मैदान बनता है, यानी कि जब नदियां अपना मलबा एकदम से छोड़ने लगेंगी, उसको बिछाना शुरू करेंगी, तो वो दो भागों में बटा हुआ होता है। अब उसे दो भाग कौन से रहेंगे? वो है एक तो खादर और दूसरा है बांगर। अब खादर बांगर के बारे में हमने मेनली तो पढ़ लिया था कि ये किस रीजन में होते हैं, क्या इनकी क्लासिफिकेशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमें अब ये देखना है कि जलोढ़ मिट्टियों के अंतर्गत ये खादर बांगर कैसे रहेंगे। तो खादर जो है वो अविकसित होता है, यानी कि प्रति वर्ष इसके ऊपर नई लेयर मिट्टी की बिछा दी जाती है। ये बहुत ज्यादा मतलब सतर इसमें नहीं पाए जाते। फिर रहता है हमारा बांगर। बांगर जो है पूर्णतः विकसित होता है, प्रौढ़ मतलब फुली स्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें सतर पाए जाते हैं और ये बाढ़ के मैदान से थोड़ा सा पीछे की तरफ फैला हुआ, यानी कि बाढ़ के मैदान से पीछे की तरफ हमें मिलता है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा हमारा झारखंड का नॉर्थ का जो पोर्शन है, उसके बाद बिहार और फिर पश्चिम बंगाल का जो पोर्शन है वहां पे आपको खादर मिट्टी दिखाई देगी। और जो हमारा यूपी वाला जो पोर्शन है उसका पश्चिमी और मध्य का जो भाग है वहां पे हमें बांगर मिट्टी देखने को मिलती है। फिर है हमारी नेक्स्ट मिट्टी जो है पर्वतीय मृदी, पर्वतीय मिट्टी या मृदा आप इसे बोल सकते हैं। तो पर्वतीय जो मृदा है हमारी, वो मोस्टली हमारी जो माउंटेन है या हिल है उनके ऊपर ही हमें देखने को मिलती है। बेसिकली ये हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड जहाँ पे है ये, वो रहेगा हिमालयन रीजन। अब हिमालयन रीजन यानी कि जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद हमारा जो अरुणाचल और असम और सिक्किम का जो पोर्शन रहेगा वहां पे पर्वतीय मृदा का विस्तार हमें देखने को मिलता है। अब पर्वतीय जो मृदा है वो एक मृदा का रूप नहीं होती, यहाँ पे कंकड़ पत्थर या बजरी टाइप में हमें इसके मतलब बड़े बड़े आकार में हमें ये देखने को मिलती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टिलिटी नहीं पाई जाती। यहाँ पे जो खेती होती है वो सीढ़ीदार खेतों के रूप में ही किया जाता है या फिर घाटियों में ही यहाँ पे खेती की जाती है। तो ये है हमारी पर्वतीय मृदा। अब पर्वतीय मृदा जो है हमारे हिमालय जहाँ पे फैला हुआ है हमारा वहां पे रहेगी। सेकंड जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है जो हमारा मेनली जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है और उसके बाद हमारी विंध्याचल, सतपुड़ा और जो अरावली माउंटेन है वहां पे ये पाई जाएगी। तो ये थी हमारी पर्वतीय मृदा। अब पर्वतीय मृदा ये रहेगी हमारी पर्वतीय मृदा। फिर थर्ड है हमारी काली मिट्टी जो जोनल मिट्टी का उदाहरण रहेगी। अब जैसा मैंने आपको जोनल में बताया था कि जोनल मिट्टियां वो मिट्टियां होती हैं जो
वहीं पे पाई जाती हैं, यानी कि इन मिट्टियों का विकास वहीं पे होता है जहां पे इनकी पेरेंट रूप है, यानी कि इनकी मात्र जो सेल है वहीं पे इनका निर्माण पाया जाता है। तो जोनल जो मिट्टी या काली जो मिट्टी है हमारी, वो मेनली महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब जो काली मिट्टी है उसे रेंगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कपास के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, कपास के लिए मतलब बहुत ज्यादा फर्टिलिटी इसमें पैदा होती है। तो काली मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल्टिक चट्टान से होता है, बेसाल्टिक चट्टान से इसका निर्माण होता है। अब काली जो मिट्टी है वो जैसे फॉर्मेशन इसकी होगी तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो लावा बाहर निकला था वो फैल जाएगा और ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद जब उसके ऊपर टाइम बीतता जाएगा उसके साथ ही वहां पे टेम्परेचर होगा और रेनफॉल जब बढ़ता रहेगा, मतलब टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हुआ उसके बाद रेनफॉल हुई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हुआ रेनफॉल हुई तो वहां पे सेल जो थी यानी कि हमारा जो चट्टान थी वो ठंडी हो गई, उसके बाद फिर टेम्परेचर दोबारा से हो गया। इस वजह से क्या होगा, टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो वहां की जो वो रॉक स्ट्रक्चर जो है हमारा चट्टान जो है वो फैल जाएगी। अब जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगी, फैलेगी सिकुड़ेगी फैलेगी सिकुड़ेगी। तो इस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे जो चट्टान थी हमारी उसमें हमें दरार देखने को मिलेगी, चटकन देखने को मिलेगी। तो तब वो जब फैलाव सिकुड़न होगा तब उसकी वजह से यहाँ पे चट्टानों के टुकड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा टाइम बीत जाएगा तो काली मिट्टी का निर्माण हमें देखने को मिलेगा। ये बेसिकली जो है हमारे गुजरात का जो दक्षिण का भाग है, दक्षिण पश्चिमी जो भाग है हमारा वो, उसके बाद महाराष्ट्र, कुछ भाग इसका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का जो पूर्वी भाग रहता है वहां पे भी हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है। फिर है हमारी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट जो मृदा है हमारी वो मेनली तो जो है बहुत ज्यादा तापमान और बहुत ज्यादा बारिश वाले स्थानों पे हमें देखने को मिलती है। जो हमारे इंडिया में पश्चिमी जो हमारा सहाद्री है, यानी कि पश्चिमी घाट इसे बोल सकते हैं या सहाद्री आप इसे बोल सकते हैं, तो सहाद्री वाला जो पोर्शन रहेगा वहां हमारी लेटेराइट मृदा देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है 200 सेंटीमीटर प्लस यहाँ बारिश हमें देखने को मिलती है और टेम्परेचर भी यहाँ पे मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जिस मिट्टी का निर्माण होगा वो लेटेराइट मृदा होगी। और लेटेराइट जो मिट्टी है हमारी वो बागाती कृषि के लिए, यानी कि जो व्यापारिक जो फसलें हैं जैसे रबड़ है, उसके बाद कहवा है, चाय है और जूट है, पटसन है और नारियल जो है वो खेती लेटेराइट मृदा में की जाती है, यानी कि बागाती कृषि यहाँ पे की जाती है या कमर्शियल क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती हैं। ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये लेटेराइट मृदा के लिए शो किया हुआ है, पश्चिमी और पूर्वी। फिर नेक्स्ट रहेगा हमारा लाल व पीली मिट्टी या फिर लाल व रेड एंड येलो सोइल आप इसे बोलेंगे। तो रेड एंड येलो सोइल जो है हमारी वो बहुत ही ज्यादा मतलब बारिश इसके ऊपर होती है और बारिश इसके ऊपर बहुत ज्यादा है, उसके बाद इसमें लोहे की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है तो इसका रंग हमें लाल दिखाई देता है। लाल रंग हमें क्यों दिखाई देगा, क्योंकि लोहे में फेरिक ऑक्साइड की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, फेरिक ऑक्साइड की जो मात्रा है इसमें बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से हमें ये लाल रंग की दिखाई देती है। अब ये जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश सॉरी जो उड़ीसा है हमारा वहां, उसके बाद छत्तीसगढ़ और जो आंध्र प्रदेश है उसका उत्तरी पूर्वी भाग हमें देखने को मिलता है, इससे ढका हुआ वो भाग है हमारा। और कर्नाटक और तमिलनाडु का पोर्शन भी हमारा लाल व पीली मिट्टी के अंडर ही आता है। फिर आती है हमारी ये जो है बेसिकली लाल मिट्टी जो हमारी मोटे अनाज के लिए विख्यात है। उसके बाद पीट या दलदली मिट्टी जो रहेगी हमारी, पीट या दलदली जो मिट्टी है ये बहुत ज्यादा पानी का ठहराव हमें जहां देखने को मिलेगा वहां पे पाई जाती है, यानी कि डेल्टाई रीजन में हमें ये देखने को मिलेगी। और इसमें जो है मेनली डेल्टा जो क्षेत्र है, यानी कि पूर्वी घाट में जो डेल्टा है हमारे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो नदियां हैं, उसके बाद यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है यहाँ पे हमें ये देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो वनस्पति है वो मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पे मैक्सिमम पाई जाती है, मैंग्रोव पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर है हमारी क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रक्रिया के कारण ये बनी हुई होती है, इसे इंट्राजोनल मृदा भी कहा जाता है।
ये हमारे गुजरात का जो कच्छ का क्षेत्र है, उसके बाद तमिलनाडु का जो पूर्वी जो पोर्शन है वहां पे हमें देखने को मिलती है। ये बहुत ज्यादा अम्लीय मिट्टी होती है, इसमें किसी भी प्रकार की खेती न के बराबर ही की जाती है। फिर है नेक्स्ट हमारी मरुस्थलीय मृदा या फिर जो एरिडो सॉइल आप इसे बोल सकते हैं। तो ये मिट्टी हमारी मेनली ऐसे स्थानों पे पाई जाती है जहां पे इंसोलेशन बहुत ज्यादा है और प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम है या न के बराबर है, तो वहां पे हमारी मरुस्थलीय मृदा हमें देखने को मिलेगी। और इसका जो रीजन है वो मेनली रहेगा हमारा राजस्थान और पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी दक्षिणी हरियाणा, उसके बाद पूर्वी जो गुजरात का पोर्शन है, गुजरात का राजस्थान को टच करता हुआ जो पोर्शन रहेगा हमारा, वहां पे मरुस्थलीय मृदा हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा तापमान है, मतलब सूर्य की जो रेज है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंसोलेशन डालती हैं, तो इस वजह से जो चट्टाने हैं उनमें पानी की कमी हो जाती है और उसकी वजह से जो है रॉक स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट वहां पे हो जाता है या एक दूसरे से अलग अलग बिखरा हुआ देखने को मिलता है, तो इसे शुष्क क्षेत्र भी कहा जाता है। इस वजह से यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे मोटे अनाज की खेती ही की जाती है, लेकिन अगर इसमें हम सिंचाई के द्वारा अगर यहाँ पे फसलें उगाना चाहें तो यहाँ पे मैक्सिमम फर्टिलिटी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी, इसमें हमारी जो है मैक्सिमम जैविक पदार्थों की प्रधानता पाई जाती है, यानी कि ह्यूमस बहुत ज्यादा मैक्सिमम मात्रा में हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अगर सिंचाई है तो सबसे फर्टाइल लैंड हमें ये देखने को मिलती है। फिर रहती है हमारी कि हमारी जो मिट्टियां हैं, इंडिया की जो मिट्टियां हैं उसमें मैक्सिमम जो है किस चीज की कमी होती है, तो वो है हमारे नाइट्रोजन और ह्यूमस। नाइट्रोजन और ह्यूमस जो हैं वो सभी मिट्टियों में कमी हमें देखने को मिलती है। ह्यूमस यानी कि जैविक पदार्थों की कमी हमारी इंडिया की जितनी भी मिट्टियां हैं सब में हमें इनकी कमी देखने को मिलती है। अब जो वर्ल्ड लेवल पे अगर हम इंडिया के जो मिट्टी के बारे में बात करें, हमें इंडिया की मिट्टियों के साथ जैसे ने रिलेट ही करना है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे अगर हम इंडिया के बारे में मिट्टियों के बारे में देखें तो यूएसए ने सभी मिट्टियों को उनके स्ट्रक्चर, उनके फॉर्मेशन, उनके रंग और उनकी जो विशेषता है उनके आधार पर 11 भागों में बांटा है। तो ये हमारे 11 भाग हैं। अब इनका जो क्लासिफिकेशन है वो यूएसए ने 1975 में किया था, 1975 में CSCS यानी कि कंप्रीहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, कंप्रीहेंसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ सॉइल यूएसए के द्वारा किया गया था 1975 में, और इन्हें मुख्य 11 भागों में बांटा गया था। तो ये रहेंगी हमारी इंसेप्टी सॉइल, एंटी सॉइल, एल्फी सॉइल, वर्टी सॉइल है, एरिडो सॉइल है, अल्टी सॉइल है, फिर है हमारी मोली सॉइल, पोडो सॉइल, हिस्टो सॉइल, एडी सॉइल और ऑक्सी सॉइल। तो अब ये हमारे इंडिया से कैसे रिलेट होंगी, हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी है कि किस मिट्टी से हमारी ये यहाँ से रिलेट होंगी। तो इंसेप्टी सॉइल वो मिट्टियां हैं जो विकसित जलोढ़ मृदा होती है और इसमें सतर पाए जाते हैं, मिट्टियों के सतर इसमें पाए जाते हैं, यानी कि ये वो मिट्टियां हैं जो हमारे बांगर रीजन में पाई जाती हैं, जो मैंने आपको यहाँ बताया था। ये वाला जो पोर्शन रहेगा यूपी का पश्चिमी भाग, पंजाब और हरियाणा वाला पोर्शन, बांगर मृदा वाला जो पोर्शन रहेगा हमारा वो इंसेप्टी सॉइल में आता है। यानी कि यहाँ पे जब इनका जमाव हुआ था जलोढ़ मिट्टी का, तो वो लगातार लेयर के ऊपर लेयर यानी कि सतर इसमें हमें देखने को मिलते हैं। ये फुली डेवलप्ड मिट्टी होती है और इसमें जैविक जो पदार्थ हैं उनकी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रधानता रहती है, इन्हें इंसेप्टी सॉइल कहते हैं। फिर है हमारी एंटी सॉइल। एंटी सॉइल हमारी वो वाला पोर्शन रहेगा जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पे आता है, यानी कि हमारे बाढ़ के जो क्षेत्र है वहां पे एंटी सॉइल हमें देखने को मिलती है। इसे खादर या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी भी बोल सकते हैं। इसमें कोई भी सतर नहीं पाया जाता और प्रतिवर्ष जो है ये नवीन विकसित जलोढ़ मिट्टी के रूप में हमें देखने को मिलती है, यानी प्रतिवर्ष इसके ऊपर एक नई लेयर ला के बिछा दी जाती है। फिर है हमारी एल्फी सॉइल। एल्फी सॉइल जो है हमारी भूमध्य रेखीय सागर, भूमध्य सागरीय जो जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहां पे हमें देखने को मिलती है। मोस्टली जो है
सभी महाद्वीपों के जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं उनके पश्चिमी क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। ये भूरे रंग की होती हैं, भूरे से हल्के राख के रंग जैसी हमें ये देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं लेटेराइट जो हमारी मिट्टी है, ये वाला पोर्शन जो था हमारा, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर भी ज्यादा है और रेनफॉल भी ज्यादा है। तो जो एल्फी सॉइल है हमारी कहीं ना कहीं लेटेराइट से मेल खाती हुई मिट्टी है। फिर रहता है हमारा वर्टी सॉइल। वर्टी सॉइल जो है ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल जो काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी भी इसे बोला जाता है। ये जो है मतलब जब गीली होती है तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, लेकिन सूखने के बाद जो है इसमें दरारें पड़ जाती हैं या बहुत ज्यादा कठोरी हो जाती है। इसे स्व स्व स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसे कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मृदा भी इसे कहा जाता है। ये हमारे जो है ब्लैक सॉइल से सिमिलरिटी रखती है वर्टी सॉइल। फिर है हमारी एरिडो सॉइल जो मरुस्थलीय मृदा है। मरुस्थलीय मृदा जहां पे मैक्सिमम जो है इवेपोरेशन है और प्रेसिपिटेशन लेस है या न के बराबर है, शुष्क क्षेत्रों में, ये मरुस्थलीय भागों में हमें देखने को मिलती है, तो ये रहेगी हमारी एरिडो सॉइल। फिर है हमारी अल्टी सॉइल जो इसका रंग जो है वो लाल व पीला होता है। अब लाल व पीली जो थी हमारी, ये वाला पोर्शन रहेगा। अब इसका जो लाल रंग था हमारा, वो लोहे के फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग हमें देखने को मिलता है। और जब ये गीली हो जाती है, यानी कि अगर इसके अंदर पानी डाला जाता है या वहां पे सिंचाई की जाती है, बारिश वहां पे आती है, तो इसका जो लोहा है, मिट्टी में जो लोहे के जो तत्व थे, वो या तो बह के चले जाते हैं या फिर निक्षालन की वजह से पृथ्वी के जो सतह है उसके नीचे चले जाते हैं लीचिंग प्रोसेस के द्वारा। तो वहां पे इसका रंग हमें पीला देखने को मिलता है। ये आर्द्र उपोष्ण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं या मानसूनी रीजन में हमें देखने को मिलती है। फिर रहती है हमारी मोली सॉइल। मोली सॉइल जो है वो तराई वाले क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे व्यापारिक कृषि की जाती है, जैसे कि हमारे रबड़ है, कहवा है या चाय के बागान है, उसके बाद नारियल है, इस टाइप के, या तंबाकू वगैरह जो है, यहाँ पे व्यापारिक कृषि की जाती है। इसे चरनोजम या चेस्टनट मिट्टी भी इसे कहा जाता है, ये इसी का अदर नेम है, चरनोजम या चेस्टनट मिट्टी कहते हैं। और जहां पे ये पाई जाती है वहां पे मैक्सिमम ग्रीनरी हमें देखने को मिलती है। बहुत ही ज्यादा हरियाली वाला पोर्शन यहाँ हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है वन बहुत ज्यादा, यानी कि फोरेस्टेशन हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्पोडो सॉइल। स्पोडो सॉइल जो है इसे पोडजोल मिट्टी भी इसे कहा जाता है, ये इसी का अदर नेम है, स्पोडो सॉइल या पोडजोल आप इसे बोल सकते हैं। ये हाई लेटीट्यूड पे हमें देखने को मिलती है, यानी कि हाई लेटीट्यूड शीत प्रदेशों में, जहां पे हिमाच्छादित वातावरण हमें देखने को मिलता है, जहां पे बर्फ गिरती है, उन क्षेत्रों में स्पोडो सॉइल हमें देखने को मिलती है। और ये जो है बहुत ही कम उपजाऊ मिट्टी होती है। फिर है हमारी हिस्टो सॉइल। इसे पीट या दलदली मिट्टी भी कहेंगे हम, क्योंकि हम इंडिया के साथ इन मिट्टियों को रिलेट कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि कौन सी मिट्टी हमारे किस रीजन में सेट होगी। तो हिस्टो सॉइल पीट या दलदली मिट्टी है, जो मैंने आपको बताया था कि डेल्टाई रीजन में हमें देखने को मिलती है और इसकी जो है फर्टिलिटी बहुत कम होती है, इनमें मैंग्रोव वन ही हमें देखने को मिलते हैं। फिर है एडी सॉइल। एडी सॉइल वो मिट्टियां हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी की उद्गार के समय इसका निर्माण हुआ था, यानी कि ज्वालामुखी के समय जो लावा बाहर निकला था या जो कंकड़ पत्थर जो बाहर निकले थे, जब उनके ऊपर अपक्षय अपक्षालन यानी कि एक्सफोलिएशन और इरोजनिक जो वेदरिंग के काम है, मतलब एलिमेंट है, जब वो उसके ऊपर काम करेंगे तो वहां पे एडी सॉइल का निर्माण होगा। यानी कि ज्वालामुखी सेल से इसका निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी की सेल कोई या संरचना कोई चट्टान बनती है, उसके ऊपर जब इरोजनल फैक्टर जब काम करेंगे तब टूटने फूटने से एडी सॉइल का निर्माण होगा। फिर है हमारी ऑक्सी सॉइल। ऑक्सी सॉइल जो है हमारी, ये उन स्थानों पे पाई जाती है जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है और मैक्सिमम रेनफॉल हमें वहां देखने को मिलता है। इसकी सिमिलरिटी जो है एग्जैक्टली अगर हम रिलेट करें तो लेटराइट वाला पोर्शन, यानी कि हमारे सहादरी वाले पोर्शन से मैच करता है। और अगर मेनली देखें तो मालाबार जो तट है, मालाबार यानी कि केरल वाला जो पोर्शन है हमारा, वहां पे हमारी ऑक्सी सॉइल हमें देखने को मिलती है। और ये जो है यहाँ पे अपक्षालन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे जो है पानी और जो तापमान है वो मैक्सिमम मात्रा में हमें यहाँ पे पाया जाता है। अब ये थी हमारी भारत की मिट्टियां, यानी कि भारत की जो मिट्टियां हैं उनको मुख्य 8 भागों में बांटा गया है।
सबसे ज्यादा जो एरिया हमारा कवर करती हैं या सबसे ज्यादा जो उपजाऊ है या सबसे ज्यादा भारत का जो पोर्शन घेरे हुए है अपने अंडर रखती है वो है जलोढ़। उसके बाद है हमारी पर्वतीय मृदा और फिर है हमारी काली मृदा यानी कि कपासी मिट्टी या रेंगुन मिट्टी आप इसे बोल सकते हैं। फिर वर्ल्ड लेवल पे यूएसए द्वारा 11 भागों में बांटी गई है इन मिट्टियां। तो ये मिट्टियां जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है अकॉर्डिंग टू इनका जो नेम है इनके साथ हमने देखा कि वर्टी सोइल किस टाइप की है, रीडो सोइल किस टाइप की है और इनको हमने हमारी जो ये मिट्टियां हैं इनके साथ भी रिलेट किया है। तो हमारा जो सोइल फॉर्मेशन का जो चैप्टर था यानी कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, किस टाइप की मृदा है यानी कि वो अपने ही जोन में है या बहा के किसी दूसरे स्थान पर ले जाई गई है, उसके ऊपर कितना वेदरिंग हुआ है, कौन सा टेम्परेचर या किस एलिमेंट ने उसके ऊपर काम किया है वो हमने देखा। फिर हमारा जो क्लासिफिकेशन था इंडिया के ऊपर वो हमने देख लिया। वर्ल्ड लेवल पे जो 11 भागों में मिट्टियों को बांटा गया है वो भी हमने देखा। तो ये जो क्वेश्चन रहता है हमारा ये आपके यूजी पीजी में बहुत ही कारगर साबित होगा और यहाँ से आपके जो नेट का क्वेश्चन रहता है वो हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन उठा ही लिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा जो मृदा का टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू।